नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे और ज्योग्राफी के कुछ बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज़ हम लोग करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न कराऊंगा। सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक और शेयर कर दिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की है? तो चार्ल्स मैसिलर होंगे, एडवर्ड हब्बल होंगे, कार्ल एडवर्ड सागन होंगे या फिर टाइको ब्राहे हो जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की है? तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे। देखिए एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा? चार विकल्प आपके सामने है। किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएंगे, हब्बल हो जाएंगे। ठीक है, किसने? तो हब्बल ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ग्रेट बेयर कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारकों से बना होता है? बताएंगे। ग्रेट बेयर अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रेट बेयर क्या होता है? अगर हम लोग ग्रेट बेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो वैसे अगर मैं बता दूंगा तो फिर आप तो आंसर कर ही लो जाओगे। ग्रेट बेयर जो होता है तो इसको क्या करते हैं? तो इसको सप्तर्षि कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो इसको सप्तर्षि तारामंडल कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो सप्तर्षि तारामंडल कहते हैं। अब तो आप जान ही गए होंगे। तो कितने तारों से मिलकर के बनेगा? तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे? ए कर दोगे। ठीक है, ग्रेट बेयर सप्तर्षि 7 तारामंडल। ठीक है, 7 तारों से मिलकर के बना है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जानते हैं? सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न कराऊंगा। बहुत ही बेहतरीन वाला सेशन होने वाला है और डेली ये क्लास आपकी चलेगी। ठीक है, अब कल से मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कल से क्या, हाँ कल से ही कह सकते हैं हम। तो कल से क्या करूँगा? तो कल से आपकी मॉर्निंग की जो टाइम है, ठीक है, 7 से लेकर के 9 की जो टाइमिंग है, तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ, इसमें मैं टाइम फिक्स कर दे रहा हूँ कि 7 से 8 जो है आपकी, ठीक है, पॉलिटी ये आपकी ज्योग्राफी चल जा रही है 7 से 8 में। ठीक है, 8 से 9 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 8 से 9 में क्या हो जाएगा? 8 से 9 में आपकी, ठीक है, 8 से 9 में आपकी पॉलिटी चल जाएगी। और फिर क्या हो जाएगा? 9 से 10 में अगर हम लोग बात करेंगे, 7 से 10 में, तो लगातार 7 से 10 3 घंटों के बीच में आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों की इंडिविजुअल क्लास चलेगी। ठीक है, 7 से 10 के बीच में आपको 3 क्लास देखने को मिलेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की, तीनों आपको बैक टू बैक देखने को मिलेगी। क्लियर है? चलो तो तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका हंटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो हंटर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ए बिल्कुल करेक्ट कर दोगे। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? चलिए जल्दी से बताएंगे। तो एसएससी सीजीएल 2019 का प्रश्न है। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो सबसे बड़ा तारामंडल किसको माना जाता है? क्या आंसर करोगे? चौथे प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रा को मानते हैं। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो हाइड्रा को मानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सूर्य का लगभग 70% भाग किससे बना है? तो बताएंगे। एसएससी सीजीएल में पूछा गया, 2019 टियर 1 में पूछा गया प्रश्न है। अगर हम लोग सूर्य की बात करेंगे तो आपको पता है सूर्य पर मुख्यतः 2 गैसों की प्रधानता होती है। कौन कौन सी? एक होती है आपकी हाइड्रोजन होती है। ठीक है, क्या होता है? एक हाइड्रोजन होता है और एक क्या होता है? और एक हीलियम होता है। ठीक है, क्या होता है? एक हाइड्रोजन होता है और एक क्या होता है? हीलियम होता है। आपसे पूछ रहा है सबसे जो है सबसे ज़्यादा लगभग 70% किसका हिस्सा होता है? तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर कर दोगे किसको? हाइड्रोजन को कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? एसएससी सीजीएल टियर 1 2018 में पूछा गया प्रश्न है। सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? चलिए जल्दी से बताएंगे। तो हमारी पृथ्वी के अगर निकट पूछा जाता तो हमारी पृथ्वी के सबसे निकट का तारा तो सूर्य है, लेकिन आपसे सूर्य के सबसे निकट का तारा पूछा गया तो आप आंसर क्या करोगे? बताएंगे। तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, क्या करोगे? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म की नींव किसने रखी है? चलो जल्दी से अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे। तो स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म की नींव किसने रखी है? तो रेड जेल हो जाएंगे, ग्रेचेंच हो जाएंगे, ला ब्लेच हो जाएंगे या फिर हमबोल्ट हो जाएंगे। ठीक है, स्टेनोग्राफर में पूछा गया, सीडी 2016 में, ग्रुप सी और ग्रुप डी में पूछा गया, स्टेनोग्राफर के 2016 में पूछा गया है। तो क्या आंसर करोगे? तो ला ब्लेच कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? जिनको हम लोग ब्लास भी कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा।
सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं उनको हम लोग क्या कह सकते हैं? एसएससी एमटीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है। क्या कहेंगे बताइएगा? तो तारा, उपग्रह, खगोलीय पिंड, आकाशगंगा। क्या हो जाएगा? तो रात में ये एनसीईआरटी में अगर हम लोग बात करेंगे तो एनसीईआरटी का क्लास 6 का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। एनसीईआरटी की आप क्लास 6 की बुक ऑफ ज्योग्राफी की उठाओगे तो उसमें आपको ये चीज़ मिलेगी। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो सब क्या होती है? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लास 6 का एनसीईआरटी का ज्योग्राफी की आप बुक उठा करके देखोगे तो वहाँ पर आपको ये प्रश्न मिलेगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? चलिए बताएंगे। सबसे बड़ा तारा आपसे पूछा जा रहा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, टाइटन है, सूर्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा तारा कौन सा हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। क्या करोगे? तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। खगोलीय भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया? चलिए जल्दी से बताएंगे। 10वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। 10वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया जाता है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो जहाँ से ऊर्जा निकलती है, ब्लैक होल मत कर देना, क्या हो जाएगा? वाइट होल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जहाँ से ऊर्जा निकलती है उसको क्या किया गया? वाइट होल का नाम दिया गया। एमटीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? क्या हो जाएगा? अगर हम लोग बात करेंगे तो तारे जो है वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में ज़्यादा हमको दिखाई पड़ते हैं। पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है, या फिर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। तो क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर चलो जल्दी से बताएंगे। तो आपको पता है मेरे भैया कि पृथ्वी जो है वो क्या करती है? तो वो पश्चिम दिशा से पूर्व में, पूर्व से पश्चिम में पृथ्वी नहीं घूमती, बल्कि पृथ्वी क्या होती है? पश्चिम से पूर्व में घूमती है। और ये कारण है कि हमको तारे पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। सुपरनोवा क्या है? CHSL टीयर 1 में 2011 में पूछा गया प्रश्न है। बताइएगा सुपरनोवा क्या है? तो पुच्छल तारा है, ग्रहिका है, ब्लैक होल है, या फिर विस्फोटी तारा है। तो क्या हो जाएगा? तो सुपरनोवा जो है ये एक विस्फोटी तारा है। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विस्फोटी तारा है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य की जो सबसे बाहरी परत होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? चलो जल्दी से बताएंगे। तो वर्णमंडल कहेंगे, प्रकाश मंडल कहेंगे, किरीट या कोरोना कहेंगे, या फिर स्थल मंडल कहेंगे। तो क्या हो जाएगा? तो जो सबसे बाहरी वाली परत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग किरीट कहते हैं, किरीट या कोरोना कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि बाकी जो भाई बहन नहीं जुड़े हैं तो वो सारे लोग भी जुड़ जाएँ। और सब्सक्राइब कर लोगे तो जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। क्लियर है? तो जल्दी से ये सारे काम कर लीजिएगा। चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर किरीट कोरोना हो गया। आगे बढ़ेंगे। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? चलो जल्दी से बताएंगे। सूर्य के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा क्या हो जाएगा? तो अभी हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकट सूर्य है, और सूर्य के सबसे निकट कौन है? तो जो सूर्य के सबसे निकट होगा वही पृथ्वी के सबसे निकट होगा। तो क्या हो जाएगा? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? सी बिल्कुल करेक्ट करोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पल्सर क्या होते हैं? चलो बताओ पल्सर क्या होते हैं। तो पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, तेजी से घूमने वाले तारे, या फिर उच्च तापमान वाले तारे। क्या हो जाएगा? चलो जल्दी बताएंगे। तो पल्सर बाइक भी आती है ना, और ये जो पल्सर बाइक होती है किसके लिए होती है? तो देखोगे कि ये स्पीड के लिए जानी जाती है। अपाचे हो गई, पल्सर हो गई, ये सब बाइक्स किसके लिए? रेसर बाइक्स होती हैं, स्पीड के लिए जानी जाती हैं। तो अगर हम लोग पल्सर बात करेंगे तो क्या है? तो ये तेज़ी से घूमने वाले तारे हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल का एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? चलो अब बताइएगा। तो कौन सा सौर परिवार से, सोलर सिस्टम से कौन संबंधित नहीं है? तो ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, निहारिका। क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे। तो कौन सा सोलर सिस्टम से, सौर मंडल से संबंधित नहीं है? तो क्या आंसर करोगे? तो देखो सौर मंडल में आपको सूर्य देखने को मिलेगा, ग्रह देखने को मिलेंगे, उपग्रह देखने को मिलेंगे, उल्का पिंड देखने को मिलेंगे, क्षुद्र ग्रह देखने को मिलेंगे, धूमकेतु देखने को मिलेंगे। निहारिका इनसे संबंधित नहीं है। निहारिका का मतलब आकाशगंगा हो गया।
ठीक है, तो ये इनसे संबंधित नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा, अब ये तो बेसिक सा प्रश्न है, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, तो सूर्य हो जाएगा। आपको पता है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य, सूर्य के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है, क्या आंसर करोगे, तो सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान है कितना आंका गया है, चलो जल्दी से बस आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना हो जाएगा, तो 100 डिग्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है, खौलने लगता है। और सूर्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है, 6000 डिग्री, तो 100 डिग्री पे पानी उबलने लगता है, इतना गर्म हो जाता है कि खौलने लगता है। अब सोचो 6 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है, इतने पे जाने पे क्या होगा, है ना, पता ही नहीं चलेगा कब, ठीक है, धूल बन गए। चलिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित होता है, बताएंगे। सूर्य की प्रक्रिया अगर हम लोग बात करते हैं तो सूर्य में अगर हम लोग बात करें तो सूर्य में आपने पता है, आपको भी मैंने बताया, हाइड्रोजन और क्या होती है, और हीलियम गैस होती है। ठीक है, क्या होती है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। और इन दोनों गैसों की वजह से क्या होता है, इन दोनों की गैसों की वजह से क्या होता है, वहाँ पर सूर्य में संलयन की क्रिया होती है, क्या होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। तो क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन की ऊर्जा होती है, ठीक है, क्रिया होती है, जिससे बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यही ऊर्जा क्या है, सूर्य की जो है उष्मा का कारण होती है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो आकाशगंगा मंदाकिनी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले किसने देखी है, तो क्या हो जाएगा, गैलीलियो हो जाएगा, मार्टिन स्मिथ हो जाएगा, मार्कोनी हो जाएगा, या फिर न्यूटन हो जाएगा, बताएंगे। तो आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा है, तो क्या आंसर करोगे आप लोग। सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो, ठीक है, निवेदन करूंगा, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो। इतने बेहतरीन वाले प्रश्न करा रहा हूँ, इतने बेहतरीन वाले MCQs करा रहा हूँ, तो सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो भाई, ठीक है, सेशन को फटाफट शेयर करते चलो। क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर गैलीलियो हो जाएगा, आपने पता है। अच्छा देखो, आकाशगंगा इतनी दूर है, आकाशगंगा इतनी दूर है कि इसको हम लोग आँखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको देखने के लिए हमको दूरबीन की, टेलीस्कोप की ज़रूरत होगी। और दूरबीन की खोज किसने की है, तो आपको पता है किसने की है, तो गैलीलियो ने की है। अब गैलीलियो ने सबसे पहले खोज की है तो इसी ने देखा होगा, है ना, इसने दूरबीन की खोज की और दूरबीन लगा के देखा। जब दूरबीन लगा के देखा तो इसको आकाशगंगा दिख गई। तो सबसे पहले किसने देखी है, तो गैलीलियो ने देखी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है, चलो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर भी कर देंगे। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है, क्या आंसर करोगे, तो स्पायरल है, ठीक है, कैसा है, तो स्पायरल है, याद रखेंगे स्पायरल है, ठीक है। स्पायरल मतलब क्या होता है, जैसे आपने स्पायरल बाइंडिंग देखी होगी ना, ठीक है, कॉपियों में किनारे की तरफ स्पायरल बाइंडिंग लगी होती है, तो इस तरीके से ये क्या होता है, तो ये स्पायरल होता है। आगे बढ़िएगा, सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता होती है, चलो जल्दी से बताएंगे। तो सूर्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो वायुमंडल में कौन सी किसकी अधिकता होगी, तो अभी हम लोगों ने बात की थी, दो चीज़ें होती हैं, हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। और अधिकता किसकी होगी, तो हाइड्रोजन की हो जाएगी। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, सी बिल्कुल करेक्ट कर दोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की अधिकता होती है, ठीक है। कितनी, तो अगर हम लोग बात करें तो लगभग 73 से 78% तक के लगभग में जो है ये हाइड्रोजन यहाँ पर देखने को मिलती है। 73 से 78% के लगभग में हाइड्रोजन यहाँ पर देखने को मिलती है। उस आकाशगंगा का नाम क्या है जो पृथ्वी का एक ग्रह है, चलो जल्दी से बताएंगे, तो क्या हो जाएगा, तो उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है, बताइएगा। तो हमारी आकाशगंगा डायरेक्टली हमसे क्या कर रहा है, डायरेक्टली हमसे हमारी आकाशगंगा का नाम पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है, तो क्या हो जाएगा, तो दुग्ध मेखला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह मुख्य रूप से क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है, बताइएगा। तो कौन सा एक बौना ग्रह है जो क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है, हेमिया होगा, एरिस होगा, मैकमेक होगा, या फिर साइरस हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो कौन सा एक बौना ग्रह है, ठीक है, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइरस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो साइरस हो जाएगा। अच्छा, क्षुद्र ग्रह अगर आपसे पूछ ले कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं तो ये कहाँ कहाँ पर आपको मिलेंगे, तो क्षुद्र ग्रह की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलते हैं, ठीक है। कहाँ पर मिलेंगे, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको देखने को मिलते हैं, कौन, क्षुद्र ग्रह। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्न में से स्थलीय ग्रह की पहचान करिए, कौन सा स्थलीय ग्रह है। देखो
ग्रहों की संख्या कितनी होती है? ग्रहों की संख्या होती है कितनी? 8 होती है। ठीक है, कितने ग्रह होते हैं? 8 होते हैं। तो जो शुरुआती आपके 4 ग्रह होते हैं, जो आपके शुरुआती 4 ग्रह होते हैं, अब शुरुआती 4 ग्रह कौन से हैं? तो एक है आपका बुध है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो शुक्र है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो मंगल है। ये शुरुआती 4 ग्रह हैं। तो ये जो शुरुआती 4 ग्रह हैं ये क्या होते हैं? ये स्थलीय ग्रह होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ये शुरुआती जो 4 ग्रह होते हैं ये स्थलीय ग्रह होते हैं। ठीक है, और इनके बाद के जो 4 ग्रह होते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, वो क्या होते हैं? तो वो गैसीय ग्रह होते हैं। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कौन सा स्थलीय ग्रह है, तो आप बताओ बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल में आपको कौन सा दिख रहा है? तो क्या हो जाएगा? तो बुध दिख रहा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। पृथ्वी के सौरमंडल के अंतर्गत को अब एक ग्रह नहीं माना जाता, बताइएगा किसको अब एक ग्रह नहीं माना जाता है? क्या हो जाएगा? तो वरुण को, अरुण को, मंगल को, प्लूटो को, किसको एक ग्रह नहीं मानते हैं? क्या आंसर करेंगे? तो प्लूटो को। ठीक है, प्लूटो को क्या कर दिया गया? 2006 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 2006 में बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई। ठीक है, क्या कर देंगे? तो डॉर्फ ग्रह की संज्ञा दे दी गई, बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई। ठीक है, और इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया, तो अब ये ग्रह नहीं है। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, बताइएगा शुक्र के। ठीक है, तो शुक्र के कितने उपग्रह हैं आपसे ये पूछ रहा है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि बुध है। ठीक है, बुध को हम लोग क्या कहते हैं? तो बुध को हम लोग मरकरी कहते हैं, और शुक्र को हम लोग क्या करते हैं? तो शुक्र को हम लोग वीनस कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो शुक्र को हम लोग वीनस कहते हैं। तो बुध की बात करें और शुक्र की बात करें तो ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका क्या होगा? जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह क्या है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा? तो 0। ठीक है, कोई भी इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है, 0 हो जाएगा आंसर। 2 क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि कितनी दिनों की होती है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो क्या हो जाएगा? तो 2 क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि अगर हम लोग बात करेंगे तो कितने दिन की होती है? चलिए जल्दी से बताएंगे। तो 29.5, 14.5, 15.5 या फिर 28.5। तो क्या हो जाएगा? तो 2 क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अगर हम लोग बात करते हैं। अच्छा, अमावस्या में क्या होता है? अगर हम लोग अमावस्या की बात करेंगे तो अमावस्या में क्या होगा? तो अमावस्या सूर्य ग्रहण में होता है। ठीक है, क्या होता है? तो अमावस्या अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को। ठीक है, पूर्णिमा को क्या होता है? तो पूर्णिमा की अगर हम लोग बात करेंगे तो पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, क्या होता है? पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है, और अमावस्या को क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो अमावस्याओं में अगर हम लोग बात करेंगे अनुमानित अवधि कितनी होती है? तो 29.5 दिनों की। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अपसौरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी होती है? देखो 2 कंडीशन होती है। ठीक है, क्या होता है? तो 2 कंडीशन होती है। मान लो ये हमारा क्या है? तो ये हमारा सूर्य है। ठीक है, और सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान क्या हो जाता है? कई बार अगर हम लोग बात करेंगे तो कई बार क्या होता है? तो कई बार, ठीक है, रुको 1 मिनट। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ भाई। ठीक है, तो कई बार क्या होता है? तो अगर हम लोग सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान बात करते हैं तो कई बार क्या होता है? पृथ्वी जो है वो सूर्य से अत्यधिक निकट आ जाती है, और कई बार बहुत अधिक दूरी पर चली जाती है। तो जब बहुत अधिक निकट होती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उपसौर, या फिर उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उपभू। और जब बहुत अधिक दूरी पर होती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपसौर। और इसी को और क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं अपभू। अगर आपसे पूछा जाए उपसौर या उपभू कितने तारीख को होता है तो आप आंसर करोगे 3 जनवरी को होता है। अगर आपसे पूछा जाए अपसौर या अपभू कब होता है तो आप आंसर करोगे 4 जुलाई को होता है। ठीक है, याद रखेंगे। जब बहुत अधिक निकट होगी तो उसको उपसौर उपभू कहते हैं 3 जनवरी को। जब बहुत अधिक दूरी पर होगा तो उसको क्या कहेंगे? अपसौर या अपभू कहेंगे। तो अगर आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है अपसौरिका की परिघटना के दौरान। अपसौरिका मतलब मेरे भैया जब पृथ्वी सूर्य से दूरी पर है तो अनुमानित दूरी कितनी होती है? 29वें प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो 152 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, कितना? तो 152 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय जाता है? बताइएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रहों की गति के नियमों की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? क्या हो जाएगा? गैलीलियो हो जाएगा, आइजैक न्यूटन हो जाएंगे, टाइको ब्राहे हो जाएंगे, या फिर केपलर हो जाएंगे। तो कौन हो जाएंगे? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करते हैं।
फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे केपलर हो जाएंगे। केपलर ने ही सबसे पहले बताया था। केपलर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इन्होंने ही बताया था। ठीक है, केपलर ने, इन्होंने ही ग्रहों की गति के नियम दिए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केपलर मिलता है। केपलर के अतिरिक्त अगर आपसे पूछा जाए और कौन है, तो केपलर के अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉपरनिकस का भी नाम मिलता है। किसका नाम मिलता है? तो कॉपरनिकस का भी नाम मिलता है। तो केपलर और कॉपरनिकस दोनों लोगों के नाम आप याद रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अरुण ग्रह की खोज किसने की है? 31वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो अरुण ग्रह की खोज किसने की है? तो आइजैक न्यूटन ने की है, विलियम हेनरी फॉक्स टेलबोट ने की है, विलियम हर्शेल ने की है, निकोलस कॉपरनिकस ने की है। तो अरुण यूरेनस की खोज किसने की है? तो क्या आंसर करोगे? तो आप इसको क्या आंसर करोगे? विलियम हर्शेल ने की है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? सी बिल्कुल करेक्ट करोगे। ठीक है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी का पर उसके भार का कितने बराबर होता है? बताइएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो क्या हो जाएगा? तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? तो 1/6वां भाग होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 6वें भाग के बराबर होता है। क्या आंसर करोगे? तो ऑप्शन संख्या आप बी बिल्कुल आंसर करोगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति क्या होती है? चलो जल्दी बताइएगा, पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो परिक्रमा करने के दौरान पृथ्वी की अनुमानित गति क्या होती है? तो क्या करेक्ट आंसर करोगे? चलो जल्दी से बताएंगे। तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी की जो अनुमानित गति होती है वो होती है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, क्या करेंगे? तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। आगे बढ़िएगा, ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? चलिए जल्दी से बताएंगे। 34वें प्रश्न का आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ब्लड मून शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो अर्ध चंद्रमा के लिए, चंद्र ग्रहण के लिए, पूर्ण चंद्रमा के लिए, सूर्य ग्रहण के लिए। क्या हो जाएगा? तो ब्लड मून क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण के लिए। क्लियर है मेरे भैया? ऑप्शन संख्या क्या करोगे? बी बिल्कुल एकदम करेक्ट करोगे। ठीक है, और चंद्र ग्रहण आपको कब देखने को मिलता है? तो पहले ही बता चुका हूँ, कब? पूर्णिमा के दिन। ठीक है, कब? तो पूर्णिमा के दिन आपको क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूरी पर है? बताइएगा, सबसे दूरी पर, सूर्य से सबसे दूरी पर कौन है? तो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा क्या है? तो ये हमारा सूर्य है। और सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर आपको क्या हो जाएगा? तो जो 8वें नंबर का ग्रह होगा वही क्या होगा? वही आपको सबसे अधिक दूरी पर देखने को मिलेगा। ठीक है, 8वें नंबर पर कौन सा ग्रह होगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो वरुण हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो वरुण जो है ये आपको 8वें नंबर पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? तो ये सबसे दूरी का ग्रह हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो वरुण अगर हम लोग बात करते हैं तो वरुण हो जाएगा। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन संख्या क्या करोगे? सी बिल्कुल करेक्ट करोगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनांत को देखा जाता है? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो ग्रीष्मकाल, ठीक है, कहाँ पर पूछ रहा है आपसे? दक्षिणी गोलार्ध में पूछ रहा है। देखो मेरे भैया, अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है? तो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। और इस पृथ्वी में हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है। कौन सी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग उत्तरी गोलार्ध में बात करेंगे तो 23.5 डिग्री उत्तर से एक रेखा गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा। अगर हम लोग दक्षिणी गोलार्ध से बात करते हैं तो एक रेखा गुजरती है। कौन सी? मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, आपसे क्या कर रहा है? आपसे इसी वाली रेखा पर पूछ रहा है। ठीक है, आपसे क्या कर रहा है? आपसे दक्षिणी गोलार्ध में पूछ रहा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा होती है? तो यहाँ पर मकर रेखा होती है। और मकर रेखा पर आपसे पूछ रहा है कि सूर्य का प्रकाश कब पड़ता है? भैया बताइएगा। अगर हम लोग बात करेंगे, क्या कर रहा है? 36वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या कर रहा है? तो 36वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो, वैसे मकर रेखा पर अगर हम लोग बात करेंगे तो मकर रेखा पर जो सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है वो पड़ता है कब? 22 दिसंबर को पड़ता है। ठीक है, कब पड़ता है? तो मकर रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश क्या होता है? 22 दिसंबर को पड़ता है। अब क्योंकि ऑप्शन में 22 दिसंबर नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके पास हमको 21 दिसंबर दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 21 दिसंबर को चूज करेंगे ऑप्शन। ठीक है, वैसे मकर रेखा पर आपसे पूछा जाए तो मकर रेखा पर आप हमेशा आंसर करोगे कब? 22 दिसंबर को ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन कक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? कौन सा ग्रह है जो बहुत अधिक झुका हुआ है? बताएंगे, क्या हो जाएगा? तो कौन सा ग्रह है जो बहुत अधिक झुका हुआ है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। 37वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन सा ग्रह है जो जिसका घूर्णन कक्ष बहुत अधिक झुका हुआ है? करेक्ट आंसर क्या करोगे? अरुण को करोगे। अरुण की अगर हम लोग बात करें तो ये अपने अक्ष पर लगभग कितने? लगभग 82 डिग्री तक झुका हुआ है।
ठीक है, क्या हुआ है तो 82 डिग्री तक झुका हुआ है। और इतना अधिक झुका होने के कारण ये क्या होता है, ये देखने में लेटा हुआ लगता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 82 डिग्री तक क्या हो गया है, ठीक है, 82 डिग्री तक अपने अक्ष पर झुका हुआ है, तो इसको देखने में जैसे लगता है कि ये लेटा हुआ है, तो इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं अरुण को। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट होगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी होती है? चलो जल्दी से बताइएगा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कैसी होती है, कितनी होती है? चलो जल्दी बताइएगा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या। तो क्या आंसर कर दोगे? तो आपको पता है 8 होती है, ठीक है, कितने, ठीक है, कितने ग्रह? तो 8 ग्रह, ठीक है। पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 थी, अभी वर्तमान में कितनी होगी? 8 हो गई है। क्लियर है? तो ये आज का छोटा सा महत्वपूर्ण सेशन था ज्योग्राफी का। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको चैट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, वहीं पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। क्लियर है? चलो तभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। सेशन को शेयर करके जाइएगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।